नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप खासा सर पे। दोस्तों, जो बेहतरीन सेशन हमारा चल रहा था यानी हरियाणा जीके की जो क्लासें चल रही थी, उसी क्लास के रिगार्डिंग एक और बेहतरीन क्लास रहने वाली है। और वो उस सीरीज के अंदर आज रहेगी चौथी क्लास और इम्पोर्टेंट है। आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यानी हरियाणा में जितने भी युद्ध हुए, हरियाणा के ऊपर जितने आक्रमण हुए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का बेहतरीन सेशन रहने वाला है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का बेहतरीन सेशन रहने वाला है। हाँ, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है संदीप खासा सर, वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेगा। संदीप खासा सर यानी नीचे लिखा मिलेगा आपको ट्विटर ऑफ हरियाणा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें आपको क्लासें भी मिलेगी, अपडेट जो पीडीएफ होती है, चाहे वो करंट अफेयर की हो, चाहे कि जो अपडेट रिजल्ट आते हैं एचएससी की तरफ से कोई भी नोटिस आता है, वो आपको वहां पे मिलेगा। तो आज का बेहतरीन सेशन रहने वाला है यानी हरियाणा के प्रसिद्ध युद्ध। तो आपको हरियाणा के प्रसिद्ध युद्ध करवाता हूँ और बहुत बेहतरीन सेशन रहने वाला है। और यहाँ से आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम उठा के देखो ना, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा 100%। कोई भी प्रीवियस एग्जाम उठा के देखो जहां से हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो हरियाणा के प्रसिद्ध युद्ध में से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलते हैं। तो आज पढ़ेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध युद्ध, हरियाणा के प्रसिद्ध युद्ध। हरियाणा के प्रसिद्ध युद्ध में बात करूंगा तो सबसे पहले महाभारत के युद्ध की बात करेंगे, लेकिन उसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो लगभग 1 घंटा लगेगा, तो उसकी क्लास में अलग बना दूं। तो महाभारत का युद्ध हरियाणा में कब हुआ था? तो हरियाणा में महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईसा पूर्व, यानी महाभारत का युद्ध ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया था, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? तो 900 ईसा पूर्व से ही माना था। 900 ईसा पूर्व कौन सा युद्ध हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और इसी कारण कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी भी कहा जाता है। धर्मनगरी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। इसकी एक डिटेल में क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में बात करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है गजनवी से हम स्टार्ट करेंगे। यानी मोहम्मद गजनवी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया, यानी 1001 से लेकर 1007 तक, 1027 तक मोहम्मद गजनवी ने कहते हुए हरियाणा भारत के ऊपर 17 आक्रमण किए थे और एक भी बार वह नहीं आ रहा था। यानी एक लुटेरा आता है भारत पे आक्रमण करने के लिए, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी इसने क्या किया था? 1001 से लेकर 1027 तक कहते हैं भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था और एक बार भी यह नहीं आ रहा था। इसके सक्सेसफुल आक्रमण रहे थे, लेकिन जब यह हरियाणा के जाटों के ऊपर आक्रमण करता तो इसके लिए वो भारी पड़ता, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी मोहम्मद गजनवी ने, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जब गजनवी और उसके उत्तराधिकारियों ने हरियाणा और भारत के ऊपर आक्रमण किया, तब हरियाणा किसके अधीन था? यानी हरियाणा के ऊपर किसका शासन था? यानी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मोहम्मद गजनवी और उसके उत्तराधिकारियों ने हरियाणा पर जब आक्रमण किया तो उस समय हरियाणा के ऊपर किस वंश का शासन था? तो तोमर वंश का शासन था। तोमर वंश का शासन था। आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ये भी पूछा जा सकता है, तोमर वंश के पतन का कारण क्या था? मोहम्मद गजनवी और उसके उत्तराधिकारियों का आक्रमण। तो तोमर वंश का शासन था किसके ऊपर? भाई हरियाणा के ऊपर। और मोहम्मद गजनवी ने कहते हैं 1009 में पहली बार किस पे आक्रमण किया था? हरियाणा पे आक्रमण किया था, लेकिन यह बिना कुछ लूटे ही वापस चला गया था। ये एक लुटेरा था, यानी बिना कुछ लूटे ही वापस चला गया था। कहते भी इसकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन फिर 1014 में यह फिर आक्रमण करता है। कहां आक्रमण करता है? थानेसर पे आक्रमण करता है, हरियाणा के थानेसर यानी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में क्या करता है? आक्रमण करता है। और यहां से कहते हैं चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति, चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ लेके चला जाता है। कहां लेके चला जाता है? गजनी। गजनी अपने साथ लेके चला जाता है। तो 1014 में मोहम्मद गजनवी ने कहा आक्रमण किया था थानेसर पर, और यहां से क्या लेके गया था? चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ लेके गया था। और चक्कर स्वामी महाराज को ही विष्णु भगवान का अवतार भी कहते हैं। चक्कर स्वामी महाराज ना, उसको विष्णु भगवान का अवतार कहा जाता है। ठीक है। मोहम्मद गजनवी के साथ एक इसका दरबारी कवि आता है, यानी लेखक भी आता है, दरबारी कवि, जिसका क्या नाम था? अलबुर्नी। क्यों बता रहा हूं अलबुर्नी? अलबुर्नी के बारे में बता दूं। अलबुर्नी ने एक पुस्तक लिखी थी, तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद यानी हिंद का दर्पण। मैं आपको यहाँ क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि तहकीक-ए-हिंद के अंदर एक सरोवर का वर्णन किया इसने, किसने? अलबुर्नी ने। कौन सा सरोवर है? वो ब्रह्म सरोवर है। कभी ब्रह्म सरोवर क्वेश्चन पूछा गया था भाई, अलबुर्नी के द्वारा लिखित तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के अंदर
किस हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन है, तो ब्रह्म सरोवर का वर्णन रहेगा। ब्रह्म सरोवर कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। फिर बात करते हैं मोहम्मद गजनवी ने जब 1025 में सोमनाथ का मंदिर कहाँ रहेगा, गुजरात के अंदर, सोमनाथ का मंदिर लूट के जब जा रहा था तो ये सिंध के रास्ते ना जाकर ये कहां से जा रहा था, हरियाणा के रास्ते से जा रहा था। और हरियाणा में कहते हैं भी हरियाणा के जो जाट थे ना, यानी उस समय खोकर कहा जाता था जाट, इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गजनवी की जो सेना थी उसको लूट लिया था और मोहम्मद गजनवी को अच्छे तरीके से समझाया था कि आप दोबारा कभी हरियाणा में प्रवेश मत करना। लेकिन मोहम्मद गजनवी को ये बात उसके खटक गई दिमाग के अंदर भी, मैंने हरियाणा भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण कर दिए, 15 या 16 बार आक्रमण किया, एक भी बार नहीं आ रहा, तो जाट कौन सी शक्ति है जो हमें ललकार रही है। इसलिए मोहम्मद गजनवी क्या करता है, 1027 में इसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध होता है, जाटों के विरुद्ध होता है, हरियाणा के जाटों के विरुद्ध होता है। और यह इसका अंतिम आक्रमण ही साबित होता है, क्योंकि हरियाणा के जाट इसको इतनी अच्छी तरह से इसकी सेना और इसको अच्छे तरीके से धोते हैं। कहते हैं भी 1030 में जाटों से पिटाई होने के बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, मोहम्मद गजनवी की। यानी जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया वो एक भी आक्रमण यानी वो नहीं आ रहा, और उसको किसने हरा दिया, हरियाणा के जाटों ने। हरियाणा के जाटों की बात ही अलग है। अब जो सिरसा की मिसाइल छोड़ी थी वो भी किसी जाट का दिमाग सटक गया होगा, छोड़ दी होगी पाकिस्तान के ऊपर। तो हरियाणा के जो काम ना होना वो हरियाणा के जाटों से करवा लो तो कर सकते हैं हरियाणा के जाट। तो हरियाणा के जाटों के विरुद्ध इनका अंतिम आक्रमण कब था, मोहम्मद गजनवी का 1027 में। तो यानी इसका अंतिम आक्रमण साबित होता है 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं, मोहम्मद गजनवी जो गजनी का शासक था, इसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत के 17 बार आक्रमण किए थे। और हरियाणा पर उस समय किस वंश का शासन था, तो तोमर वंश का शासन था। और 1009 में यह हरियाणा पे आक्रमण करता है, लेकिन वापिस चला जाता है। फिर 1024 में यह लुटेगा, 1014 में थानेसर पर कुरुक्षेत्र पर आक्रमण करता है, यहाँ चक्रस्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ लेके चला जाता है। और उसका दरबारी कवि था कौन, अल गुर ने, जिसने पुस्तक लिखी थी तहकीक-ए-हिंद, किताब उल हिंद भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें किस सरोवर का वर्णन है, ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। और इसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध था। और यह इसके जीवन का अंतिम आक्रमण ही साबित होता है। ठीक है, यानी फिर आपसे बात करें ना, मोहम्मद गजनवी और उसके उत्तराधिकारियों ने आक्रमण कब किया था, तो 1037 में मोहम्मद गजनवी के उत्तराधिकारी 1037 में किसने, मसूद ने आक्रमण किया था। 1037 में किसने, मसूद ने। कहां पर आक्रमण किया था, तो इसने आसी और सोनीपत पे आक्रमण किया था। आसी और सोनीपत पे आक्रमण किया था। और सोनीपत को इसने अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। किसने, मसूद ने। आसी को इसने अपनी क्या बनाया था, राजधानी। सोनीपत को नहीं, आसी को अपनी राजधानी बनाया था। फिर 1043 में कौन आक्रमण करता है, 1043 में मसूद का पुत्र मादूद आक्रमण करता है। कहां पर, हरियाणा के ऊपर आक्रमण करता है। और उस समय कहते भी यहाँ का जो शासक था कुमारपाल चौहानों की सहायता से इसमें मादूद मारा जाता है। और किसकी विजय होती है, कुमारपाल की विजय होती है। ये मोहम्मद गजनवी से आपसे ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं मोहम्मद गोरी। एक और लुटेरा भारत के ऊपर आक्रमण करता है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की स्टोरी और पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी बहुत अच्छी है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मोहम्मद गोरी ये कहां का शासक था भाई, गौर का शासक था। इसने क्या किया, इसने स्टोरी पढ़ी थी किसकी, मोहम्मद गजनवी की। वहां पे भारत के अंदर इतना धन है, इतनी संपत्ति लूट लेते हैं, वहां के लोग ज्यादा यानी युद्ध वगैरह नहीं करते हैं, आसानी से लूट सकते हैं। तो इसने क्या किया, वो स्टोरी पढ़ने बाद इसके मन में भी एक इच्छा जागी कि मैं भी क्यों ना भारत के ऊपर आक्रमण करूं और भाषा धन संपत्ति लूटूं। तो इसलिए मोहम्मद गोरी ने कहते हैं भी गुजरात में 1178 में गुजरात के पाटन पर आक्रमण करता है। गुजरात के पाटन पर आक्रमण करता है। और वहां का जो शासक था वो कौन था, मूलराज द्वितीय भीमसेन था। इसने इस मोहम्मद गोरी को अच्छी तरीके से धोया भी, ये सपने में भी नहीं सोचेगा दोबारा कभी भारत के ऊपर आक्रमण किया जाए। तो इसलिए कहते हैं ये वापिस गौर भाग गया था। और फिर ये 1191 में फिर भारत पे आक्रमण, यानी 13 साल बाद में। और बच्चे क्या करते हैं, एक एग्जाम क्लियर ना होने पर आज छोड़ देते हैं, हमारे तो किस्मत में ही नौकरी नहीं है। ये 13 साल बाद में अच्छी सेना लेके, अच्छे प्रैक्टिस से, अच्छे युद्ध अभ्यास से फिर भारत पे आक्रमण करता है। और आक्रमण कहाँ करता है, ये दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन इसे कहाँ रोका जाता है, तराइन के मैदान में। तराइन का मैदान कहाँ रहेगा, तो ये हरियाणा के करनाल में रहेगा।
यानी आपसे पूछा जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में। और इसे कौन रोकता है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इसे यहाँ पे रोकता है। और यानी तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। कहां पे हुआ था, तो 1191 में तराइन के मैदान में हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और हार कौन जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान का हरियाणा से किसने साथ दिया था, आंसी से, पूछा जा सकता है आपसे, आंसी से गोविंद राय ने साथ दिया था, गोविंद राय ने साथ दिया था, आंसी से गोविंद राय ने। और कहते हैं भी जयचंद ने भी, जो गढ़वाल वंश का शासक था, इसने भी इसका साथ दिया था। और मोहम्मद गोरी को ये है, देखो भारत वाले कितने दयालु होते हैं, और इसको छोड़ दिया था और मोहम्मद गोरी कहाँ चला गया था, और वापिस गोर चला गया था। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था। पहला युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान सभी राजाओं को अपने आमंत्रित करता, भी आओ हम एक पार्टी करते हैं। उस पार्टी में कहते हैं भी जयचंद की पुत्री संयोगिता आ जाती है, और संयोगिता से शादी कौन कर लेता है, पृथ्वीराज चौहान कर लेता है। भारत के अंदर कहा जाती है पहली इंटरकास्ट मैरिज थी, यानी महिलाओं और लड़कियों के चक्कर में फंस के अपना करियर कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में देख सकते हो जितने भी बाबा हैं वो इनके चक्कर में आज फंसे हुए हैं। तो पृथ्वीराज चौहान भी प्यार के चक्कर में फंस जाता है, और क्या करता है, ये जयचंद की पुत्री से शादी कर लेता है। और जयचंद की पुत्री से शादी करने के इसको जो परिणाम है वो भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि जयचंद किसकी तरफ चला जाता है, मोहम्मद गोरी की तरफ चला जाता है। कौन, जयचंद। और मोहम्मद गोरी के पास जाने के बाद जयचंद ना, जो पृथ्वीराज चौहान की जो युद्ध शैली थी, युद्ध जो प्रैक्टिस थी, कितने सैनिक है, कितने घुड़सवार है, कितनी नीतियां हैं, वो सारी किसको बता देता है, मोहम्मद गोरी को बता देता है। और तराइन के दूसरे युद्ध में यानी 1192 में, एक साल के बाद फिर कौन आता है, पृथ्वीराज चौहान आता है। मोहम्मद गोरी आता है किसी युद्ध लड़ने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए कौन आता है, मोहम्मद गोरी आता है। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और हार कौन जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है दूसरे युद्ध के अंदर। फिर अगर बात करूं पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने एक पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, तो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। फिर बात करूं मोहम्मद गोरी के जो उत्तराधिकारी या इसके गुलाम थे, उसने भारत पे हरियाणा पे कब आक्रमण किया, तो 80 में युद्ध होता है, 80 का युद्ध। 80 का युद्ध कब हुआ था ये, तो 1193 में। किस किस के बीच में हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच में यह आक्रमण होता है। और ये युद्ध कौन जीत जाता है, युद्ध तो कुतुबुद्दीन ऐबक युद्ध जीत जाता है। ये किसका होता है, मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, 1194 में चंदावर का। और इसमें कौन जीत जाता है, ये मोहम्मद गोरी और किसके बीच में होता है, जयचंद के बीच में हुआ था। और मोहम्मद गोरी इसमें आसानी से जीत जाता है। मोहम्मद गोरी से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोहम्मद गोरी कहां का शासक था, गौर का शासक था। 1178 में गुजरात पाटन पे आक्रमण करता है। 1191 में ये इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध करनाल में हुआ था। और इसे तरावड़ी भी लिखा जाता है, तरावड़ी। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, कौन जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। 1192 में दूसरा युद्ध होता है, इसमें कौन जीतता है, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। 80 का युद्ध 1193 में होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच में होता है। फिर बात करें ना, मोहम्मद गोरी यहाँ से चला जाता है, लेकिन मोहम्मद गोरी यहाँ पे शासन किसको देके चला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को देके चला जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के अंदर भारत के अंदर किस वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 के अंदर कौन सा वंश आता है भारत के अंदर, गुलाम वंश। कौन संस्थापक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ शासक बनता है। और इस 1206 में ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। और 1210 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है लाहौर के अंदर। यानी घुड़सवारी करते हुए, पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, चौगान खेलते हुए। तो इसके बाद में कौन राजा बनता है, 1210 के आसपास इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बनता है, ठीक है। और इल्तुतमिश ने दिल्ली का
इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इल्तुतमिश ने किस राजधानी बनाया था? दिल्ली को। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके समय में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में। ये दोनों किसके गुलाम थे? देखो, ये यल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के सेनापति थे और गुलाम थे, लेकिन इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसका दामाद भी था। तो इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में होता है और ये कौन जीतता है? इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दोज हार जाता है। फिर बात करें इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां रहेगा? तो रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान 1236 में ये शासिका बनती है और 1240 में इसकी मृत्यु हो जाती है। रजिया सुल्तान 1236 में। एक बार ये पूछा गया था भाई रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है। और इसका एक यानी जो इसको घुड़सवारी सिखाई थी उसका नाम होता है याकूत। ये इंपॉर्टेंट है, याकूत को इसने क्या किया था? जब शासिका बनते इसने क्या किया? इसको अमीर ए आकूर की उपाधि दे दी, अमीर ए आकूर की। क्योंकि जब ये घुड़सवारी सीखती थी तो इसके नैना किससे भिड़ गए थे? याकूत से भिड़ गए थे और इनका आपस में प्यार हो गया था। तो याकूत को इसने जब शासिका बनते अमीर ए आकूर की उपाधि दी थी। इससे पहले तो ये मुस्लिम शासिका थी, यानी महिला थी, तो इसके जो दरबारी थे यानी जो सेनापति थे वो उसके विरोध हो गए। लेकिन फिर इसने क्या किया? एक नौकर को इसने एक बड़ी उपाधि दे दी और एक बड़ा पद दे दिया अमीर याकूब का, तो बाकी जनता भी इसके खिलाफ हो गई। तो यानी याकूत। और फिर इसने अपनी गलती क्या कर दी? इसने बठिंडा के सरदार अल्तुनिया से क्या कर ली? शादी कर ली। और इस बात का पता किसे चलता है? याकूत को चलता है। पहले इसका भाई बैराम शाह, रजिया सुल्तान का बैराम शाह और जो सेनापति थे वो इसके विरुद्ध में थे और इसकी शादी करने के बाद उसका साथ देता था याकूत, वो भी इसके विरुद्ध हो जाता है दुनिया की और रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान जब यह शादी करके कहां आ रही थी? बठिंडा से, कहते हैं दिल्ली आ रहे थे, तो इसे कहां रोका गया था? कैथल में। कुछ पुस्तकें आपको बताएंगे डाकुओं द्वारा मार दिया गया था इन दोनों को, लेकिन याकूत के द्वारा भी मार दिया गया था। ये भी पुस्तकें लिखी है। तो 1240 में किसके द्वारा मार दिया गया था? डाकुओं के द्वारा। किन्हें मार दिया गया था? अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मार दिया गया था। आपसे सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां है? रजिया सुल्तान का मकबरा कहां रहेगा? तो हरियाणा के कैथल में रहेगा। आप चाहे कितने भी सुंदर हो, कितनी भी आपके पास संपत्ति हो, आपने चाहे कुछ भी कमाया हो, लेकिन वो यहीं रह जाएगा। रजिया सुल्तान का मकबरा आप जाके देख सकते हो। भारत की पहली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, किसी भी देश की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, इसका आप जाके देख सकते हो। आज उसके मकबरे के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी जो आपके पास है वो यहीं रह जाएगा। इसके बाद में बात करें ना, तो रजिया सुल्तान के बाद में कौन सी युद्ध की बात करेंगे? तो उसके बाद में करेंगे सबसे पहले बल्लवन, गुलाम बख्श का एक शासक आया था बल्लवन। उसके बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करेंगे। बल्लवन भी गुलाम बख्श का शासक था बल्लवन। क्यों इंपॉर्टेंट है बल्लवन? क्योंकि बल्लवन ने 1265 के अंदर क्या किया था? आपको 66 में मिल जाएगा, 1265 में मिल जाएगा। इसने मेवातियों को मारने के लिए, यानी मेवातियों की शक्तियों को नष्ट करने के लिए इसने क्या किया था? लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बल्लवन ने अपनाई थी। और कहते हैं बल्लवन ने गोपालगिरी का किले का निर्माण किया था। गोपालगिरी का किला ये कहां रहेगा? ये गुरुग्राम में रहेगा। गोपालगिरी का किला कहां रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। आपसे बता दो पृथ्वीराज चौहान ने कौन से किले का निर्माण किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। स्किप हो गया दिमाग से, पृथ्वीराज चौहान ने। तो आशीरगढ़ का किला, आशीरगढ़ का किला ये कहां रहेगा? आसी में। जैसे आशीरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? तलवारों का किला। और पृथ्वीराज चौहान ने गोवाना का किले का निर्माण भी किया था। गोवाना का किला ये कहां रहेगा? सोनीपत में रहेगा। यानी आशीरगढ़ का किला आसी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था और गोवाना का किला ये किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में रहेगा। ये किसने बनाया था? बल्लवन ने बनाया था। और बल्लवन ने मेवाती को नष्ट करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। क्योंकि जो मेवाती थे ना, इसने क्या किया था? इन लोगों ने क्या किया था? बल्लवन के पुत्र की हत्या कर दी थी। तो अपने पुत्र का बदला लेने के लिए इसने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। अब बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 के अंदर।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। किस किस के बीच में होता है? तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और इब्राहिम लोदी जब दिल्ली का शासक था तो इसने काफी आक्रमण किया दिल्ली पे, लेकिन इसे कहां रोका गया? पानीपत में रोका गया 1526 में अंदर। इसमें कहते हैं इब्राहिम लोदी हार जाता है और कौन जीत जाता है? बाबर यह युद्ध जीत जाता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जिसकी युद्ध स्थल पे जिसकी मृत्यु हो गई थी? यानी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पे मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। आपसे पूछा जाएगा इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? तो पानीपत में रहेगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। और बाबर युद्ध जीतने के बाद क्या करता है? पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करता है। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, काबुली बाग मस्जिद कहाँ रहेगी? तो ये रहेगी पानीपत के अंदर। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने किया था? बाबर ने किया था। और बाबर यह युद्ध क्यों जीत जाता है? क्योंकि बाबर ने पहली बार भारत के अंदर तोपों का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अचाशी की तरफ से, बाबर की तरफ से मारा जाने वाले एक युद्ध सैनिक कौन था? तो वो संदार था। संदार युद्ध स्थल यानी एक योद्धा था जो मारा गया था, संदार। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने क्या किया? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया। और भारत हरियाणा के अंदर बात करूं ना तो मेवात से बाबर के साथ एक युद्ध हुआ था। मेवात से किसने किया था? तो हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती ने कब किया था? तो ये 1527 में किया था। यानी एक विद्रोह होता है 1527 में किसके विरुद्ध में? मेवात में बाबर के विरुद्ध में हसन खां मेवाती। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है? हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो कहाँ रहेगा? मेवात के अंदर रहेगा। और बात करो ना कैथल से 1530 में कौन विद्रोह करता है? कैथल से मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार कहां से विद्रोह करता है? कैथल से विद्रोह करता है। यानी बाबर के विरुद्ध दो विद्रोह थे, 1527 में हसन खां मेवाती और 1530 में कैथल से कौन करता है? मोहन सिंह मंडार कैथल से विद्रोह करता है। ठीक है, यानी बाबर से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पे मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। याद रखना। और बाबर की तरफ से युद्ध स्थल पे कौन सा योद्धा मारा गया था? संदार मारा गया था। मेवात में किसने विद्रोह किया था? हसन खां मेवाती ने 1527 में। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज का रहेगा मेवात के अंदर 1530 में। कैथल में किसने विद्रोह किया था? मोहन सिंह मंडार ने विद्रोह किया था। ठीक है, उसके बाद में अगर सूरवंश आता है, सूरवंश की बात करूं ना, देखो ये मुगल वंश था बाबर वाला, इससे पहले लोधी वंश था। उसके बाद में सूरवंश 1540 के अंदर शेरशाह सूरी दिल्ली का राजा बनता है, यानी सूरवंश। क्यों इंपॉर्टेंट है सूरवंश से? क्योंकि जो शेरशाह सूरी था ना, इसका बचपन हरियाणा के नारनौल में बीता था। सूरवंश का शेरशाह सूरी का क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से? शेरशाह सूरी कि इसका बचपन कहां बीता था? अपने दादा के पास, इब्राहिम सूरी के पास। इब्राहिम सूरी के पास में इसका बचपन बीता था। कहां? हरियाणा के नारनौल में। नारनौल का प्राचीन नाम आ जाए तो नर राष्ट्र रहेगा महेंद्रगढ़ भी। महेंद्रगढ़ की क्या खनिजों का शहर कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियां सबसे ज्यादा कहां की प्रसिद्ध है? तो महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध है। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि लाख की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? तो महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध रहेगी। इब्राहिम सूरी जो शेरशाह सूरी के दादा थे, इनका मकबरा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। तो इनका मकबरा रहेगा नारनौल के अंदर। देखो इब्राहिम लोदी का मकबरा रहेगा, वो कहां रहेगा? वो रहेगा पानीपत के अंदर। लेकिन इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान का मकबरा जो है वो कहां रहेगा? नारनौल के अंदर रहेगा। शेरशाह सूरी इसने हरियाणा के अंदर क्या किया था? 88 कोस मीनारों का निर्माण किया था। 88 कोस मीनारों का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था हरियाणा के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और शेरशाह सूरी के जो वंशज थे ना, सूरवंश से शेरशाह सूरी के वंश, इन्होंने एक खिज्जर खां का मकबरा बनवाया था। कहां पे बनवाया था? तो ये सोनीपत में रहेगा। सोनीपत में
रहेगा। यानी खिजर खां का मकबरा आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ रहेगा? सोनीपत में रहेगा। किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी के वंशजों ने वो मकबरा बनवाया था। आने वाले एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया, यानी खिजर खां का मकबरा कहाँ रहेगा? सोनीपत में रहेगा। तो किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी और उसके वंशजों ने बनवाया था। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा नारनौल के अंदर। और 88 कोस मीनारों का निर्माण हरियाणा के अंदर किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया। तो उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था भाई अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के, अकबर और एमू के बीच में। एमू लिख देता हूं। एमू अपने आप को विक्रमादित्य कहता था, या 14वां विक्रमादित्य था। अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमराज विक्रमादित्य। यह कहां का शासक था? रेवाड़ी का, एक नमक व्यापारी था, रेवाड़ी का शासक था। इसने अपने जीवन के अंदर 22 लड़ाइयां लड़ी थी और कहते हैं ये एक भी लड़ाई नहीं आ रहा था, लेकिन किस्मत जब साथ नहीं देती, अपने जब धोखे देते हैं ना, तो यही होता है। तो यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में 1556 में युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। और इसमें अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन करता है? बैरम खां। बैरम खां करता है। और कहते हैं एमू युद्ध जीतने ही वाला था, लेकिन एमू की तरफ से एक गद्दार था शाह कुली। इसने सारी खबर किसको दे दी थी? बैरम खां को दे दी थी। और कहते भी एमू के एक आंख में तीर लग जाता है, और तीर लगने से शाह कुली सेना के अंदर यह घोषणा कर देता भी हमारा जो राजा था एमू वो मारा गया। तो भगदड़ मच जाती है और जीता हुआ युद्ध कौन हार जाता है? एमू हार जाता है। और कौन युद्ध जीत जाता है? अकबर जीत जाता है। अकबर युद्ध जीतने के बाद क्या करता है? जो नारनौल की जो जितनी भी विरासत थी, यानी नारनौल के आसपास की जितनी भी जमीन थी, वो किसी नाम में दे देता है, शाह कुली को दे देता है। नारनौल की शाह कुली को दे देता है। और शाह कुली का मकबरा जाने वो कहाँ रहेगा? वो नारनौल में रहेगा। शाह कुली का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल में। और आपसे पूछा जाए अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो कौन था? एमू। अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो एमू। आपसे पूछा जाए अंतिम शक्तिशाली शासक, अंतिम हिंदू शक्तिशाली शासक ये कौन था? दिल्ली की गद्दी बैठने वाला पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान रहेगा। पृथ्वीराज चौहान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और मैं थोड़ा पानी भी पी लेता हूं। इसके बाद हम बात करें ना, तो पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? करनाल का युद्ध रहेगा। करनाल का 1739 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ? करनाल का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 1739 में किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। नादिर शाह के बीच में कौन सा युद्ध होता है? करनाल का युद्ध होता है। और यह युद्ध कौन जीत जाता है? नादिर शाह यह युद्ध जीत जाता है। नादिर शाह युद्ध जीत जाता है। और कौन हार जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है। नादिर शाह युद्ध जीतने के बाद कहते हैं दिल्ली से क्या लेके गया था? तख्त ए ताउस। तख्त ए ताउस। ठीक है, इन्हें मयूर शासन कहा जाता है। मयूर शासन अपने साथ ले गया था। और क्या लेके गया था? नादिर शाह अपने साथ। और क्या लेके गया था? कोहिनूर हीरा कौन लेके गया था अपने साथ? तो नादिर शाह लेके गया था। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। उसके बाद बात करना तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1700 किस के बीच में हुआ था? तो तीसरा युद्ध होता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किस के बीच में होता? 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों और
अहमद शाह अब्दाली के बीच में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ये युद्ध कौन जीत जाता है? अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और कौन आ जाते हैं? मराठे। मराठों की तरफ से सेना कर रहे थे तो किसने किया था? तो सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ ने। और सदाशिवराव भाऊ ने ही जो थानेसर के अंदर जो मंदिर है पुष्यभूति ने बनवाया था, स्थानेश्वर का शिव मंदिर, महादेव शिव मंदिर, उसका पुनर्निर्माण किसने किया था? पुनर्निर्माण किस मंदिर का? स्थानेश्वर के शिव मंदिर का। इसका पुनर्निर्माण किसने किया था? तो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में पानीपत के अंदर ही एक देवी तालाब का मंदिर बनाया जाता है। देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। पानीपत में किसने बनवाया था? तो मराठा सरदार थे मंगल रघुनाथ ने बनाए थे। मंगल रघुनाथ ने, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने कौन सा मंदिर बनाया था? देवी तालाब का शिव मंदिर। ये कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। और कहते हैं भी हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो मुगल शासक थे वो किस युद्ध के बाद में उनकी शक्तियां छिन्न भिन्न हो गई थी, कमजोर हो गए थे? तो वो करनाल का युद्ध था। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1747 में, जो मैं अभी पढ़ा गया था। यानी इस युद्ध के बाद में भारत में जो मुगल सेना शासक थे उनकी शक्तियां क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। और थोड़ा सा बीच में स्किप हो गया था और उसके फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक एक शासक आता है गुलाम वंश का। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिरोज शाह तुगलक से? फिरोज शाह तुगलक से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? नहर निर्माता किसे कहता है? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक हरियाणा में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने क्या किया था? हरियाणा के अंदर 3 शहर बसाए थे। 1351 में कौन सा बसाया था? फतेहाबाद। और 1354 में हिसार। और सिरसा के अंदर कौन सा शहर बसाया था? हिरनीखेड़ा या हिरनीखेड़ा। अब 1351 में कौन सा शहर बसा था? फतेहाबाद, अपने पुत्र फतेह खान के नाम पे। प्राचीन नाम क्या रहेगा? इकदार रहेगा। हिसार का प्राचीन नाम हिसार ए फिरोजा। फिरोज शाह पहले से पूछा जाए तो वो कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर ही रहेगा। ठीक है। सिरसा में कौन सा शहर बसाया? हिरनीखेड़ा। 1356 में क्या करता है? यहाँ पे गुजरी महल का निर्माण करता है। कहाँ पे? हिसार के अंदर गुजरी महल का निर्माण करता है। और दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी थी? तो गुजरी महल थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी थी? तो गुजरी महल था। 1356 में यह यहाँ पे करता। और फिरोज शाह तुगलक यानी 1356 में गुजरी महल का निर्माण करता है, 1354 में हिसार शहर बसाता है और 1351 में कौन सा शहर बसाता है? फतेहाबाद बसाता है। और फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, गोवाना का विद्रोह। गोवाना का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के। गोवाना का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध ही हुआ था। हाँ, एक आक्रमण और रह गया हरियाणा के ऊपर 1398 के अंदर। तैमूर लंग आक्रमण करता है। तैमूर लंग 1398 में तैमूर लंग कहाँ पे आक्रमण करता है? दिल्ली पे आक्रमण करता है। लेकिन कहते हैं सिरसा से होता हुआ कहाँ था? सिरसा से फतेहाबाद से हिसार और फिर ये कहा जाता है दिल्ली की तरफ जाता है। 1398 में हरियाणा के ऊपर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। ये थे हरियाणा के ऊपर कुछ प्रमुख आक्रमण। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी मैं सेशन लेके आऊँ वो आपको बता दूंगा। लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आने वाला एग्जाम आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और अभी जो आपके पास समय है, इतना समय आपको कभी नहीं मिलेगा। जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है सक्सेस उसको मिलेगी। हाँ, अपना दिमाग को ध्यान से रखें। नेगेटिव लोगों से जितना हो सके बच्चे, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं, आपने जो पढ़ रखा है वो अच्छे से करके आना। आता हुआ क्वेश्चन कभी गलत मत करना। 23 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। ट्विटर और हरियाणा बुक से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आने के बाद मैं वीडियो बना दूंगा ट्विटर और हरियाणा बुक से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया, आप वो अच्छे तरीके से रीड करके जाना। 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक अच्छे से कोई भी एग्जाम उठा के देख ली, हरियाणा जीके की जो बुक है ट्विटर और हरियाणा, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। हाँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बता देना भी आपको वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतरीन लेके आऊंगा।
तो कल की वीडियो नहीं बना पाया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था और कहीं बाहर गया हुआ था। तो उस वीडियो को मैं आपको क्या बात है, ग्रेड खाएगी क्या, उस वीडियो की जो कमी थी वो मैं आपको पूरी कर दूंगा। और एक मैराथन क्लास मैं आपके लिए शूट करने वाला हूं, वो आपको हो सकता है संडे या मंडे तक मिल जाए। तो उस क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर शायद नहीं करा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा भी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ, जो बच्चे नहीं है वो सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।